Good morning, student beta. My name is Gaurav. You are maths faculty from Saraswat International School Vapi in collaboration with Vidya Mantra classes Dadi. चलिए बेटा, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। बेटा, हमारा चैप्टर का नाम है डेफिनेट इंटीग्रेशन। जैसे कि बात हम जानते हैं बेटा, इसका नाम क्या है, डेफिनेट, और लास्ट चैप्टर का नाम क्या था, इंडेफिनेट। और बेटा इंडेफिनेट और डेफिनेट को जो बनाने वाला फैक्टर होता है, जैसे कि अगर मैं सिंपल सी बात करता हूँ, डी और डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू मान लो जी एक्स है, ठीक है। तो जी एक्स कितना हो जाएगा बेटा, जी एक्स हो जाएगा मेरे पास। तो बेटा यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, बेटा यहां से मैं बोल सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी। क्या सभी को समझ में नहीं आया? ये तो बेटा मेरे पास होता है इंडेफिनेट, और डेफिनेट में क्या होता है बेटा, डेफिनेट में बेटा जो यही वैल्यू होती है वो एफ एक्स प्लस सी की बजाय बेटा एफ बी माइनस एफ ए हो जाता है। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? मतलब हम फंक्शन में लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट कर देते हैं, क्या होता है यही सेम फंक्शन। और बेटा यहाँ पे हम एक्चुअल में इस जगह बेटा एक्चुअल में अगर मान लो मैं इसी क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ पे ए से बी तक लिमिट पुट कर दूं, तो यहाँ पे भी लिखूंगा ए से बी, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले बी लिखूंगा, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ बी प्लस सी होगा। फिर क्या होगा बेटा, माइनस में ब्रैकेट में एफ ऑफ ए प्लस सी होगा, नहीं होगा? जरा बेटा ध्यान से देखना, जैसे ही मैं नेगेटिव को ओपन करूंगा तो बेटा मेरा सी से सी कट जाएगा, मुझे मिलेगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ मैंने क्या बोला? हाँ जी, ठीक है। अब बेटा एक बात और, अभी हमने बेटा इंडेफिनेट से हम डेफिनेट पे पहुंचे, इंडेफिनेट से डेफिनेट पे पहुंचे, बट अगर आपको याद हो तो मैंने आपको डेफिनेट में समझाया था, इंडेफिनेट में समझाया था कि एक्चुअल में हमारे पास पहले डेफिनेट आया था, उसके बाद इंडेफिनेट आया, जो हमने कहा था फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ, याद है ना आपको, मैंने कहा था फर्स्ट प्रिंसिपल, हाँ, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर हम अगर लोअर लिमिट को फाइनाइट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, फाइनाइट, ठीक है। मान लो मैंने ए ले लिया और अपर लिमिट को बेटा मैंने वेरिएबल पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया, वेरिएबल। तो मेरे पास फंक्शन कैसा जाएगा बेटा, मेरे पास एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? तो बेटा ये जो एफ ऑफ ए था ना बेटा, हम इसको बार बार कॉन्स्टेंट बोला करते थे, क्या बोला करते थे, हम इसको कांस्टेंट बोला करते थे। बेटा देखो एक्चुअल में इसको करने का पर्पस क्या होता है, मैं आपको ऐसे समझा देता हूं कि बेटा जब भी देखो, ऐसे मैंने आपसे यहाँ पे लगाया कि सर आपने एक को एक पे x1 ए क्यों लगाया, ऊपर पे लिमिट वेरिएबल क्यों रखा, ऊपर को वेरिएबल क्यों रखा? बेटा ऊपर को वेरिएबल करने का मतलब होता है, अगर आपको याद हो जब मैंने आपको कैलकुलस स्टार्ट की थी तो मैंने आपसे कहा था कि बेटा हम कैलकुलस को पढ़ते हैं, कैलकुलस का मतलब नेचुरल फिनोमेना में जो भी इंसिडेंट हम अकर हो रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज में हो रहा है बेटा वो सभी कैलकुलस के अंदर आता है। याद है ना फंक्शन जब मैंने आपको पढ़ाया था एफ एक्स, ठीक है। हाँ, फंक्शन के बारे में जब मैंने आपको बताया था कि फंक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है। अब आपसे एक बात समझो बेटा कि आपके पास कॉमनली कोई भी मशीन को स्टार्टिंग टाइम होने का, जो स्टार्ट होने का टाइम है उसको आप फिक्स कर सकते हैं कि भैया डेली 2 बजे स्टार्ट होगी, ठीक है। बट क्या एंड टाइम आप फिक्स कर सकते हैं क्या? मान लो आप आए, आपने मशीन को स्टार्ट किया, आपने फर्स्ट टाइम आके उसको स्टार्ट करने के लिए पहला टाइम आपने इनपुट दे दिया, बट जब आपने मशीन को स्टार्टिंग किया तो मशीन को अपना स्टार्टिंग टाइम तो पता है ए है, बट क्या एंडिंग टाइम पता है क्या? नहीं है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसलिए बेटा हम एक्स को वेरिएबल, इनिशियल जो एनालिसिस होती है बेटा वो उसको एक्स को वेरिएबल लेके हुई थी, अपर लिमिट वेरिएबल, इनिशियल लिमिट कांस्टेंट, ठीक है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो एक्चुअल में हमारा इंडेफिनेट पहले आया था और डेफिनेट बाद में आया था, ठीक है। बट जो अभी मैंने आपको समझाया, तो कई लोग इसको इंडेफिनेट से डेफिनेट में भी इस तरह से पहुंच जाते हैं, तो आप वैसे भी समझ सकते हैं जैसे आप समझना चाहें, ठीक है। इसके अलावा बेटा मैंने आपको एक बात और बोली थी कि एक्चुअल में जब आप फॉरेन ऑथर को देखते हो, स्टैंडर्ड बुक देखते हो, जब आप मैथ की स्टैंडर्ड बुक देखोगे तो बेटा वहां पे इंटीग्रेशन लिखा होता है, वहां पे डेफिनेट और इंडेफिनेट नहीं लिखा होता। क्या लिखा होता है? इंटीग्रेशन, डेफिनेट और इंडेफिनेट नहीं लिखा होता, ठीक है। और अगर आपको मिल भी जाएगा तो आपको बेटा डेफिनेट ही मिलेगा, इंडेफिनेट आपको कॉमनली देखने को कम मिलेगा, क्योंकि बेटा इंडेफिनेट कॉमनली इंडिया के अंदर इसको हम इंडेफिनेट बोलते हैं, ठीक है। बट जो स्टैंडर्ड बुक्स है बेटा वो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन को प्रिमिटिव बोलते हैं। याद है मैंने इंडेफिनेट आपको बताया था कि इंडेफिनेट का एक नाम और होता है प्रिमिटिव, याद आया सभी के लिए? हाँ, फॉरेन ऑथर कॉमनली इंडेफिनेट को प्रिमिटिव बोलते हैं। अगर आपको नेट पे को सर्च करना है, आप डालोगे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन तो आपको फॉर्मुलेस तो मिल जाएंगे, ठीक है। उस पे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, वो जो सारे इंडियन होंगे, ठीक है। बट जैसे ही आप थ्योरी पे जाओगे, ठीक है, और कोई थ्योरी सर्च करना चाहोगे तो बेटा कोई भी आपको स्टैंडर्ड बुक में, किसी भी स्टैंडर्ड बुक में इंडेफिनेट नाम का कोई वर्ड ही नहीं मिलेगा।
कोई चीज ही सर्च नहीं हो पाएगी। ठीक है, आप प्रिमिटिव डालोगे तो मिल जाएगा, इंडेफिनिट डालोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि थ्योरी कॉमनली इंडियन ऑथर थ्योरी लिखते नहीं है, वो सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इससे मैंने ये लिखा था कि सी की वजह से मेरा फंक्शन इंडेफिनेट होता है ऊपर वाले में, अगर सी गायब तो बेटा डेफिनेट हो जाएगा, मतलब मेरा जो आंसर आएगा वो फिक्स आएगा, इंडेफिनेट आंसर नहीं आएगा। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? बेटा सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? सेकंड पॉइंट बोलता है अगर मैं किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है, तो बेटा वो फंक्शन मेरा डिफाइन तभी हो पाएगा जब मेरा एफ एक्स डिफाइन हो। ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एफ तभी डिफाइन हो पाएगा जब मेरा एफ एक्स उस डोमेन में डिफाइन हो। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? हाँ जी बेटा, इसको बेटा एग्जांपल वैसे मैंने आपको दिया है, मैंने आपका इंटीग्रेशन लिया है, इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 डी अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स, ठीक है, इज वर्केबल ओनली। देखो ध्यान से देखिएगा कि अगर मुझे दिख रहा है कि आगे डिफरेंशिएशन लगा हुआ है तो सीधी सी बात है डिफरेंशिएशन रिमूव हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी, ठीक है ना। बट बेटा अगर मैं सीधे डिफरेंशिएशन को रिमूव करता हूं तो बेटा ध्यान रखिएगा वो मैथमेटिकली इनकरेक्ट है। क्या है? मैथमेटिकली इनकरेक्ट है, क्योंकि बेटा फंक्शन मेरा जीरो पे डिफाइन नहीं है। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? अब बेटा यहाँ पे हैंड टू हैंड जब मैं आपको ये पॉइंट करा रहा हूं तो एक पॉइंट मैं आपको और समझा देता हूं कि बेटा ये जो हम इंटीग्रेशन लिखते हैं ए से लेके बी तक, ठीक है, हमने जो ये लिखता है तो बेटा ए से लेके बी क्या होता है? क्या ये क्लोज इंटरवल होता है ए से बी में, या फिर ओपन इंटरवल होता है, या फिर एक क्लोज एक ओपन? कैसे होता है? क्या कभी सोचा है आपने कि मैं किसे लूंगा, ऊपर वाले को या नीचे वाले को, कौन सा है? ठीक है, हाँ बेटा ध्यान रखिएगा दोनों केस करेक्ट हैं, दोनों केस करेक्ट हैं। मैं ये भी ले सकता हूं, मैं ये भी ले सकता हूं, दोनों को ही मैं ले सकता हूं मेरे अकॉर्डिंग, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि बेटा जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स जो होता है बेटा, ये मुझे बताता है एरिया अंडर द कर्व बिटवीन ए टू बी। क्या सभी को समझ में नहीं आया? जैसे को मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा भी हुआ है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ये नहीं किधर लिखा है, होल्ड करिए, अभी नहीं लिखा के वाला पॉइंट, चलो फिर मैं आपको अलग से बताया था इस बात को। हाँ ये रहा, डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट एज हमने समझाया ये बात। ये चलो मैं अभी यहाँ पे आपको एक बता देता हूँ सिंपल से क्या बात बोलना चाह रहा हूँ मैं, कि बेटा ये जो होता है इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं कोई ग्राफ बनाता हूँ एफ एक्स, ठीक है, तो ए से लेके बी के बीच में जितना मेरा एरिया कवर हो रहा है, ये जो एरिया है बेटा, डेफिनेट इंटीग्रेशन बेटा इस एरिया को शो करता है ए से बी के बीच में। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा सिंपल सी बात ये है, क्लोज का मतलब मैं ए पॉइंट को इंक्लूड कर रहा हूं, और ओपन का मतलब ए को इंक्लूड नहीं कर रहा, ए से जस्ट आगे वाली वैल्यू इंक्लूड कर रहा हूं। ए को इंक्लूड ना करके ए पॉइंट 0.0000001 वाली वैल्यू बेटा मेरे लिए क्या है? काउंटेबल है, बट ए नहीं है। तो बेटा अब आप जानते हैं कि जब आप एरिया काउंट करते हैं ना, तो एक पॉइंट का एरिया में कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक पॉइंट का एरिया में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा दोनों चीजों को हम काउंट कर सकते हैं। तो सर इसको समझाने का पर्पस क्या था? इसको समझाने का पर्पस ये था बेटा कि जैसे कि हम बात करते हैं मेरा फंक्शन जीरो पे डिफाइन नहीं होता। किस पे डिफाइन नहीं होता? जीरो पे। तो बेटा देखो बच्चे क्या करता है, अब देखो जीरो पे डिफाइन नहीं है तो बच्चा इसको तोड़ देता है। तो करने का तरीका क्या होगा? इस वर्केबल ओनली व्हेन वी इंटीग्रेट, ये फंक्शन इंटीग्रेट तभी हो सकता है जब हम इसे इस तरह से इंटीग्रेट करें। ये प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट कर रहा है? जीरो पे। तो बेटा मैं उसको तोड़ूंगा -1 to 0 और 0 से 1 तक। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? ठीक है, अब बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा मैंने 0 पे इधर 0 माइनस लिखा है और इधर 0 प्लस लिखा है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ, इधर 0 माइनस मतलब मैं 0 को टच नहीं कर रहा, 0 से जस्ट पहले, और इधर 0 प्लस मतलब मैं 0 को जस्ट बाद की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। वैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखता तो भी काम चल जाता, क्योंकि मैंने आपसे अभी भी कहा था कि इसका मतलब दोनों होता है, क्लोज और ओपन दोनों को ये शो कर देता है। ठीक है, बट इस तरह लिखने में बेटा हमारे पास मिस्टेक की संभावनाएं हो जाती हैं। सर क्या संभावनाएं होती है?
जरा वो भी समझा देता हूँ। अगर बेटा मैं इसको ओनली 0 लिखता तो जब आप इस पे लिमिट लगाते तो मेरे पास क्या आता, मेरे पास आता कॉट इनवर्स 0, कॉट इनवर्स इंफिनिटी। अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता तो जाता, नहीं जाता। अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता तो मुझे ये क्या देता बेटा, ये मुझे देता इन्फिनिटी, और ये भी मुझे क्या देता, इन्फिनिटी। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? बट अगर आप 0 माइनस बोल रहे हैं तो आपको हमने 11 में पढ़ा था 0 माइनस होने का मतलब क्या होता है, 0 माइनस का मतलब होता है 0 माइनस h, और 0 प्लस का मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है 0 प्लस h, वेयर h गोज टू 0। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? तो मैं अगर माइनस 1 अपॉन माइनस h और 1 अपॉन h की बात करूंगा, और अगर मैं h को टेंडिंग टू 0 कर देता हूं तो बेटा यहां से मेरी माइनस इन्फिनिटी वैल्यू आती है और यहां से मेरी इन्फिनिटी वैल्यू आती है। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? और अगर आपको याद हो तो बेटा मैंने कॉट के अंदर जब कॉट इनवर्स का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, याद है? तो ये माइनस इन्फिनिटी कहां पे जाता है बेटा, पाई पे, और इन्फिनिटी कहां पे जाता है बेटा, 0 पे। तो देखो अगर आप इस पे 0 माइनस ना लिख के 0 0 लिखते तो आप इधर भी वैल्यू 0 पुट करने वाले थे और इधर भी वैल्यू 0 पुट करने वाले थे, तो आपके लिए दोनों ही 0 हो जाते। देखो वो मैंने लिखा भी है, क्लियर हो गया? दोनों ही आपके लिए 0 हो जाते तो आपसे गलती हो जाती, पहली बात तो इतना ध्यान रखिए, ठीक है? अच्छा, तो ये कितना आएगा बेटा, माइनस इन्फिनिटी मतलब ये पाई हो गया, ये 3π/4 हो गया, ये π/4 हो गया, और ये माइनस ये 0 हो गया। तो बेटा मेरा आंसर कितना आया, π/2। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? ठीक है। और अगर आप इसको सीधा यहीं पे रिमूव कर देते, सीधा यहीं पे रिमूव कर देते तो आपका आंसर क्या आता? तो देखो अगर मैं यहीं पे रिमूव करता तो dx हट जाता और बेटा यहाँ पे लिमिट लग जाती -1 से 1 तक। तो 1 पे π/4 और -1 पे 3π/4। तो बेटा मेरा आंसर यहाँ से कितना आता, -π/2। बल्कि एक्चुअल मेरा आंसर क्या आ रहा है, π/2। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? हाँ जी, ठीक है। अच्छा, और अगर आप इसको 0 पुट करते, यहाँ पे 0 पुट करते तो बेटा यहाँ पे भी आपको फिर ये 0 0 मिलता, और 0 मिलने का मतलब आपको यहाँ पे भी बेटा गलती से -π/2 वैल्यू मिल जाती, जो आपकी गलत वैल्यू होगी। ठीक है ना? मतलब इस क्वेश्चन में दो बार गलती करने की जगह बनती है। एक बार स्टार्टिंग में कि आप उसे नहीं तोड़ोगे, और दूसरी बार जब आप तोड़ोगे बट उसको 0 0 ले लोगे बजाय 0 प्लस और 0 माइनस के। क्या सभी को समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ, तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं जिसका जेई वाला फायदा उठाता है, तो आपको इन गलतियों का ध्यान रखना है कि ये आपसे सिली मिस्टेक ना हो। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है बेटा, आगे लिखा हुआ है डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ ए सम। बेटा मैं आपको पहले ही बता दूं, इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, ठीक है, बट इसको हम अभी भी ऐसे प्रॉपर्टीज की तरह पढ़ के आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है बेटा, ये है क्या चीज, पहले वो समझ लो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो बेटा अगर मैं बोलता हूं f(x) इंटीग्रेट फ्रॉम a टू b, इसका मतलब क्या होता है बेटा, एरिया बाउंडेड बिटवीन ए बी बी, ध्यान रखिएगा आगे से लिखूंगा ए बी बी, एरिया बाउंडेड बिटवीन x = 1, x 2x = b, y = fx एंड x एक्सिस। मतलब a b fx और x एक्सिस के बीच का जो भी एरिया है बेटा ये उसे शो करता है। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? ठीक है। अच्छा, अब जैसे की बात बेटा हमने ये इंडेफिनिट के अंदर भी बात की थी, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये वाला ग्राफ समझाया था, याद है? कि हम रेक्टेंगल्स बना देते हैं और जितना छोटा ये होगा हम उतना ज्यादा क्लोजर जाएंगे, याद है? तो मैंने आपको ये dx लिख दिया था, मैंने पहले डेल्टा x लिखा था इसको, ठीक है, ऑफ द लिमिट डेल्टा x गोज टू 0 करी थी तो बेटा ये dx हो गया था और वो मेरा fx हो गया था, याद है ना? ठीक है। हाँ, अब बेटा इसकी हम थोड़ी और एडवांस स्टडी करते हैं कि हम इसको और थोड़ा और अच्छी तरीके से और बेटर तरीके से किस तरह पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम उसकी बात करते हैं कि, और देखो वो जो था वो हम आपका बेसिक था कि बेसिक आपका एल्गोरिथम हमने कैसे पढ़ाया। ठीक है, अब हम इसके बारे में और बात करेंगे। आदि मैंने आपसे कहा भी था बेटा, आपको याद हो कि बेटा ये वाली चीज आपके इंडेफिनिट में फिर से पढ़ाई जाएगी। क्या सभी को याद है? जब मैंने ये फिनोमेना आपको समझाया था तो मैंने कहा था बेटा जब मैं इसको इंडेफिनिट में पढ़ाऊंगा तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए, मैं वहां पे भी इसके बारे में बात करूंगा। क्या याद है सभी को? हाँ, वो इस तरफ बात करनी थी, वो इस जगह बात करनी थी, जरा समझिएगा बेटा। देखो मान लो मेरे पास ए से लेके बी के बीच में आपने एन स्ट्रिप काट दी, कितनी काट दी? एन। ठीक है, तो और हर एक स्ट्रिप की आपने लेंथ कितनी रखी है? एच लेंथ रखी है, मतलब इस स्ट्रिप की लेंथ एच, इसकी लेंथ एच, इसकी लेंथ एच, इसकी लेंथ एच। ठीक है,
तो बेटा अगर आप एच स्ट्रिप की लेंथ स्ट्रिप काट रहे हो, बीच में लेंथ कितनी रख रहे हो, एन रख रहे हो, तो एक बात सोचना बेटा, हाँ जी, तो अब एक बात सोचना बेटा कि अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बनाना स्टार्ट करता हूँ तो देखो एक रेक्टेंगल ये बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा ये वाला, ठीक है, दूसरा रेक्टेंगल बेटा ये वाला बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, तीसरा रेक्टेंगल बेटा ये वाला बनेगा, बनेगा। अब बेटा एक बात और समझना, मतलब जो मैं रेक्टेंगल का एरिया चुन रहा हूं, मतलब जो ये नीचे वाले रेक्टेंगल चुन रहा हूं, छोटे वाले रेक्टेंगल, मैं बोल रहा हूँ स्मॉल रेक्टेंगल, ठीक है, अगर मैं इन सबका एरिया को बेटा सम करके ऐड करता हूं तो इनका जो एरिया आएगा और जो मेरा कर्व का अंडर द कर्व का जो एरिया है बेटा, वो दोनों लगभग बराबर होंगे बट बेटा इक्वल नहीं होंगे। क्या सभी को समझ में आया? लगभग बराबर होंगे बट इक्वल नहीं होंगे। तो छोटा कौन सा होगा? जो मेरा कर्व का एरिया होगा बेटा वो इनके सम के एरिया से क्या होगा? बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये नीचे आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? नीचे। और आपको लॉस कितने का हो रहा है बेटा? देखो ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना, छोटा सा कर्व में ट्राइंगल बन रहा है, देखो ये वाला, इतने एरिया का आपको हर बार लॉस हो जा रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा? हाँ जी, इतने एरिया को आपको हर बार क्या हो जा रहा है? ये एरिया आपसे हर बार क्या हो जा रहा है? लॉस हो जा रहा है। ठीक है, ओके 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 ओके। अच्छा सर, बट अगर मैं नीचे वाला ट्राइंगल ना लेके अगर ऊपर वाला चूज करूं तो ऊपर भी बन रहा है, देखो बन रहा है नहीं बन रहा? देखो ऊपर भी बन रहा है, बट ऊपर वाला जो रेक्टेंगल बन रहा है आपको इसमें आप एक्स्ट्रा इतना ट्राइंगल जोड़ दे रहे हो, दिख रहा है? ये ट्राइंगल आप हर बार एक्स्ट्रा जोड़ दे रहे हो। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो यहां से मैं एक बात बोल सकता हूं कि अगर मैं कर्व के एरिया की बात करूं तो कर्व का जो एरिया होगा ना वो ऑलवेज समेशन ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल, समेशन ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल, जो छोटे वाले रेक्टेंगल हैं उससे तो बड़ा होगा। छोटे वाले मतलब जो ये नीचे बन रहे हैं, कहां बन रहे हैं? जो ये नीचे वाले रेक्टेंगल बन रहे हैं, ठीक है, जो नीचे वाले हैं, कौन से? ये वाले, ये वाले, ठीक है। और बेटा बड़े वालों से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। समेशन ऑफ ब्रास रेक्टेंगल। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब एफ एक्स पक्का इनके बीच में आएगा, ठीक है। ओके ओके ओके। तो इससे सर, इससे हम और क्या बात कर सकते हैं? तो बेटा इससे हम एक बात, पहले तो इसकी बात कर लेते हैं कि ये कैसे निकालेंगे। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि सम ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल क्या होगा। सम ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल क्या होगा, ठीक है। अब जरा बेटा एक बात सोचना, अगर मैं इस रेक्टेंगल की बात करूं, जिसकी पहले रेक्टेंगल की बात करूं, ठीक है, तो अगर ये लाइन मेरी ए है तो ये क्या होगा? a प्लस एच होगा, होगा। ये a प्लस 2h होगा, ये a प्लस 3h होगा, ये a प्लस 4h होगा। तो बेटा जब मैं b पे पहुंचूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? a प्लस NH मिलेगा, नहीं मिलेगा? और ये किसके बराबर होगा? मेरा b के बराबर होगा। क्या क्लियर हुआ सभी को? नहीं हुआ? ठीक है, देखो ये फर्स्ट लाइन थी तो a प्लस 0h मिला, ये सेकंड लाइन थी तो a प्लस 1h मिला, ये थर्ड लाइन थी तो a प्लस 2h मिला। तो ये वाली जो लाइन होगी वो nth लाइन होगी, तो ये क्या मिलेगा? a प्लस n माइनस 1h मिलेगा। और ये क्या दे देगा बेटा? a प्लस NH प्लस b मिलेगा। क्या सभी को समझ में आया? क्योंकि बेटा मैंने n बॉक्स बनाए, n बॉक्स बनाए इसका मतलब मैंने n प्लस 1 लाइन यूज की है। क्या ये बात आपको समझ में आई? अगर आप n बॉक्स बनाओगे इसका मतलब कितनी लाइन यूज करोगे? n प्लस 1। क्या सभी को पता है ना कि अगर मैं 3 रेक्टेंगल बना रहा हूं, देखो कितने, 2 रेक्टेंगल बना रहा हूं तो कितने यूज कर रहा हूं? 1 2 3, 3 लाइन यूज कर रहा हूं। तो अगर n रेक्टेंगल्स बनाऊंगा तो कितनी लाइन यूज करूंगा? n प्लस 1। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी। तो बेटा ये मेरा n प्लस 1 हो गया, ठीक है। तो बेटा यहां से मुझे, यहां से बेटा अगर मैं h निकालता हूं तो h मुझे क्या मिल गया? h मुझे मिल गया b माइनस ए बाई एन, b माइनस ए बाई एन। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है। अब बेटा हम बात करते हैं एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल, ठीक है। तो पहली बात तो सभी का जो बेस होगा, ये जो विड्थ होगी वो हर बार कितनी होगी? ये भी h, ये भी h, ये भी h, तो सभी की विड्थ क्या होगी? सेम h होगी, ठीक है। और मैं हाइट की बात करूं, किसकी बात करूं? हाइट की। तो हाइट क्या होगी बेटा? देखो पहले के लिए बेटा होगी मेरे पास एफ ए, दूसरे के लिए एफ ए प्लस ए, तीसरे के लिए एफ ए प्लस 2a। तो बेटा आखिरी के लिए कितनी होगी? आखिरी के लिए बेटा ये वाली होगी। कौन सी? ये वाली, ये। और ये क्या होगा बेटा? ये होगा एफ ए एन माइनस 1 एच। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? इसका मतलब एरिया कितना हो जाएगा? पहला h इंटू एफ ए, दूसरा h इंटू ए प्लस एच, तीसरा h इंटू ए प्लस 2h,
डॉट 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 एच इंटू ए प्लस एन माइनस वन एच होगा। पूरे में से एच कॉमन आ गया, बाहर बेटा मैंने समेशन लगा दिया आर इज इक्वल टू 0 से n माइनस वन तक, आर इज इक्वल टू 0 से n माइनस वन तक। ठीक है, अंदर क्या बन गया बेटा, एफ ऑफ, देखो ए हर किसी में है, एफ ऑफ ए और आर से लेके एच तक, एफ ऑफ ए आर प्लस एच। अब देखो 0 पुट करो, पहला आ गया, और लास्ट में n माइनस वन पुट करो, आखिरी आ गया। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? हाँ जी। वही बेटा अगर मैं बिगर सर्कल की बात करूंगा, बिगर रेक्टेंगल की, तो जो पहला रेक्टेंगल होगा उसका एरिया तो होगा h, बट हाइट इस बार कब जाएगी बेटा, इस बार बेटा मेरी हाइट जाएगी a प्लस एच तक। और लास्ट की हाइट कहाँ पे जाएगी बेटा, लास्ट की हाइट जाएगी a बजाय a माइनस वन के, ये ऊपर वाली हाइट जाएगी दैट इज nh तक। क्या सभी को समझ में आया? तो इस बार फिगर क्या बन जाएगा, इस बार बेटा मेरे पास h एफ ए प्लस एच, एच एफ ए प्लस एच डॉट 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 एन एस तक जाएगा। समीशन कहाँ हो जाएगा, एच वन से लेके एन तक, एफ ऑफ ए प्लस आर एच तक होगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा यहां से मैं ये बात बोल सकता हूं, ठीक है। बट बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, ये तब भी होगा जब मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है, जब मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है। अगर बेटा यही मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग होता तो ठीक हमारा उल्टी इनइक्वलिटी हो जाती। तो देखो हमने यहाँ पे दोनों लिखाए हुए हैं, इफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग तो r इज इक्वल टू 0 से n माइनस वन तक h इंटू एफ ऑफ ए प्लस आर होगा, h होगा, और मेरा बीच का इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स डी एक्स, और ये इधर क्या हो गया, n इज इक्वल टू 1 टू n h ऑफ एफ ऑफ ए प्लस आर एच। क्या इतना सभी को समझ में आया नहीं आया? और जब डिक्रीजिंग होगा तो उल्टा हो जाएगा, मतलब ये वाली चीज जो है वो इधर पहुंच जाएगी, और जो ये वाली चीज है वो इधर पहुंच जाएगी। क्लियर सभी को? ठीक है। हाँ बेटा ये जो मैंने आपके सामने स्टेटमेंट लिखे हैं, क्या आपको इसको देख के कुछ कॉन्सेप्ट याद आ रहा है? हाँ जी, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको लिमिट में एक चीज पढ़ाई थी, सैंडविच थ्योरम, याद आया? हाँ, सैंडविच थ्योरम के जो आप क्वेश्चन करते हो उनको करने का असली जो कॉन्सेप्ट होता है बेटा वो ये वाला होता है। क्योंकि आपको सैंडविच थ्योरम मैंने एक बार बात भी बोली थी कि बेटा सैंडविच थ्योरम तभी लगती है जब सीरीज में डाइवर्जेंस हो। डाइवर्जेंस का मतलब उसका सम पॉसिबल हो, मतलब इन्फिनिटी पे जाके भी वो सभी कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे डाइवर्जेंस नहीं कन्वर्जेंस हो। हाँ, मतलब सीरीज इन्फिनिटी के जाके भी कन्वर्ज कर जाए, क्या कर जाए, कन्वर्ज कर जाए। याद आया नहीं आया? हाँ, तो बेटा एक्चुअल में जो सैंडविच थ्योरम है इंटीग्रेशन उसी थ्योरम का मॉडिफाई वर्जन है। अगर आप कोई अच्छी ऑथर की बुक पढ़ोगे एडवांस, अगर मान लो आप मैथ्स में फ्यूचर में कभी भी आपको एडवांस स्टडी करनी है, या फिर आपको इंजीनियरिंग के अंदर भी आगे जाके कुछ एडवांस चीजों पे वर्क करना है, तो बेटा अगर आपको वहां पे स्टडी करनी पड़ेगी मैथ्स की, तो बेटा आपको पता पड़ेगा कि जो इंटीग्रेशन है वो एक्चुअल में उसका जो बेसिक है वो लिमिट है। क्या है? लिमिट है। ठीक है, इसलिए अगर आपको याद हो तो मैंने लिमिट के अंदर भी आपसे एक बात बोली थी कि बेटा लिमिट के कई सारे क्वेश्चन को हम इंटीग्रेशन में करेंगे। याद आया? हाँ जी, हाँ, हमने कहा था लिमिट के कई सारे क्वेश्चन को हम इंटीग्रेशन में करेंगे बेटा, उसका कारण ये था। ठीक है, अब देखो एक बात सोचना कि ये जो मैंने इधर बॉक्स बनाया, अगर मैं बेटा ये नंबर ऑफ जो बॉक्स रेक्टेंगल्स बना रहा हूं 1 2 3 4, या फिर मैं बोलूं नंबर ऑफ लाइन जो मैं इसके बीच में इंसर्ट कर रहा हूं, अगर बेटा यही नंबर ऑफ लाइन मेरी टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाए, तो जो इनकी दूरी है, देखो अगर ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो मेरा एच कहाँ को टेंड करेगा, टेंडिंग टू 0। इसका मतलब रेक्टेंगल्स के बीच में जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। सर उससे फायदा क्या होगा? बेटा फायदा ये होगा जितना छोटा मेरा एच होगा ना उतनी ही कम मुझसे मिस्टेक होगी। सर कैसे? जरा ये सोचना, मान लो ये मेरा कर्व है, ठीक है, ये मान लो ये मेरा कर्व है, ठीक है, एक लाइन आपने ये खींची, एक लाइन आपने ये खींची, ठीक है, तो अभी आपके एच आपका भी ये जा रहा है, जा रहा है नहीं जा रहा, तो बेटा एरर आपकी कितनी बन रही है, देखो इतनी आपसे एरर हो रही है अभी, ठीक है, बट आपने एक लाइन खींच के एरर एच को छोटा कर दिया। अब बेटा अब रेक्टेंगल मेरे दो बनेंगे, तो देखो ये जो एरर आपसे पहले हो रही थी ना, अब ये एरर आपके होने से बच गई। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर आपने एक लाइन और खींच दी तो देखो आपकी इतनी एरर और कम हो गई। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? आपने एक लाइन और खींच दी तो आपकी इतनी एरर कम हो गई। आप जितनी लाइन खींचते जाएंगे आपकी उतनी एरर कम होती जाएगी, और जितनी लाइन खींचेंगे बेटा आपका एच उतना छोटा होता जाएगा। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? और बेटा एक कंडीशन ऐसी आएगी जैसे कि हमने सैंडविच के अंदर भी बात की थी कि अगर मेरा यही एच जो है, या मैं एन बोल देता हूं,
n अगर मेरा इंफिनिटी टेंडिंग कर जाता है तो h मेरा 0 को टेंड कर जाएगा, और जैसे ही h 0 को टेंड करेगा इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बेटा एक दूसरे के बराबर आ जाएगी। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? ठीक है, हाँ जी ठीक है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। इसका मतलब बेटा जब मैं इंटीग्रेशन पे पहुंचूंगा, जब मैं चीज इंटीग्रेशन पे पहुंचूंगा तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू मेरा मेरे लिए एक ही हो जाएगी, अगर मैं h को टेंडिंग टू 0, n को टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर रहा हूं। अगर n मेरा टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन एक दूसरे के इक्वेट हो जाएंगे। इक्वेट होने का मतलब जरा समझना, इक्वेट होने का मतलब दोनों बराबर हो जाएंगे। तो h की जगह n डाल दूं, h की जगह n डाल दूं, क्योंकि हम बात n के ऊपर करेंगे, जितनी ज्यादा स्ट्रिक्ट उतना एक्यूरेट पे जाएंगे। h को तो हमको निकलने की जरूरत ही नहीं है, h तो बहुत छोटा है, ठीक है, क्योंकि हम जितनी स्ट्रिप डालेंगे h ऑटोमेटिक उतना कम होता जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं h को रिप्लेस करूंगा तो h हमने क्या पढ़ा था बेटा, देखो h हमने पढ़ा था b माइनस a बाई n पढ़ा था, तो मैंने फंक्शन को वैल्यू डाल दिया a माइनस b बाई n, मेरा ये आ गया, आया कि नहीं आया? ठीक है, अच्छा आगे हम बढ़ते हैं, तो देखो ये आ गया। अब देखो एक बार मैंने 0 से लेकर n तक लिखा है, दिख रहा है एक बार फॉर्मूला ये, क्योंकि हम इसको डील करें चाहे इसको डील करें, अगर n मेरा टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो दोनों मेरे बराबर हैं, तो इसको डील कर लेते हैं सीधे सीधे। तो ये कितना आ गया, समेशन में r इज इक्वल टू 1 टू n h समेशन a r h होगा। ठीक है, अगला काम क्या है बेटा, अगर मैं इस फंक्शन के अंदर h की जगह मैंने b माइनस ए बाई एच डाला है, a इधर एज इट इज, और इधर h की जगह बेटा b माइनस ए बाई एच n और इनटू n। ठीक है बेटा, अगर मैं इसमें b इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू 0 डालता हूँ, b इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू 0 डालता हूँ, तो जरा ध्यान से देखना आपके पास क्या बन जाएगा। हाँ जी, आपके पास बन जाएगा 0 से लेके 1 तक लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी समेशन 1 टू n 1 बाई n f ऑफ r बाई n। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? ठीक है, अब जरा आप कंपेयर करिएगा दोनों का, अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो f के अंदर यहाँ पे x है, तो x को और कंपेयर करता हूं तो बेटा मेरे पास x क्या आ गया, r बाई n आ गया, आया कि नहीं आया? हाँ जी, ओके सर dx क्या आ गया, देखो fx के सामने मल्टीप्लाई कौन हो रहा है, dx का, और इधर किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 बाई n का। तो x तो मेरा क्या आ गया, x मेरा आ गया r बाई एन। ठीक है, dx कितना आ गया बेटा, dx आ गया मेरा 1 बाई एन। क्या आ गया, 1 बाई एन, आपको पता होगा 1 बाई एन आपका एक्सट्रीम स्मॉल होगा। ठीक है, और सर ये जो है, ये जो पूरा खेल इंटीग्रेशन 0 से 1 तक, ये क्या, ये किससे रिप्लेस हुआ बेटा, ये रिप्लेस हुआ लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, इसने इसको रिप्लेस किया। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो ये जो पूरा सार था आपको समझाने का, ये तो मेरा पूरा एल्गोरिदम था। ठीक है ना, कि क्या कॉन्सेप्ट है क्या नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअल चीजें थी। ठीक है, जेईई मेन का यूजेज इतना नहीं होगा, बट मैंने आपको क्यों पढ़ा दिया है कि कभी आप अगर कुछ स्टडी करना चाहो तो आपके लिए समझने के लिए, अगर इंटीग्रेशन होता क्या है, लिमिट एज ए सम में हम इसको यूज क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्योंकि बेसिक चीजें हैं वो लिमिट से ही आपके निकल के सामने आती हैं। ठीक है ना, तो आपको मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया कि पूरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या है। ठीक है, अब आप रिमार्क लिख लीजिएगा कि क्वेश्चन आएगा तो हमें करना कैसे है, जो अभी मैंने आपसे बोला वही मैं आपको वापस लिखा रहा हूं। पहली बात तो लिमिट एज ए सम को हमें इंटीग्रेशन से कब करना है वो बात समझिएगा। पहला चीज बेटा, वहां पे आपको देखने को मिलेगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात बेटा, सीरीज में या फिर तो सम होगा या मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सम या मल्टीप्लाई होगा, कुछ और चीज नहीं होगी। और बेटा तीसरी बात, कन्वर्जेंस सीरीज होगी, जो सेडर्जन ने बोला था सेम चीज, सीरीज आपकी कन्वर्जेंस होगी। इसका मतलब से कन्वर्जेंस होने का मतलब क्या है बेटा, कन्वर्जेंस होने का मतलब ये है कि जैसे जैसे मैं अगले टर्म पे बढ़ता जाऊंगा ना, मेरी टर्म छोटी होती जाएगी। क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। और अगर मैं n को टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दूं तो आखिरी टर्म मेरा जीरो का अप्रोच कर जाएगी। किसको, जीरो का अप्रोच कर जाएगी। अगर आपको याद हो तो मैंने स्लाइड में बताया था कि जब लास्ट टर्म एक्सट्रीमली स्मॉल हो जाती है तो वो अपने इंटीग्रल फॉर्म पे कुछ इफेक्ट डालती नहीं है। जैसे कि बात अगर मैं करूं कि इन सबका सम आपको मान लो जोड़ के आपने जोड़ दिया 5.6328, ठीक है, और इसके बाद अगर टर्म कोई बहुत छोटी में जोड़ूंगा, मान लो मैं टर्म जोड़ लेता हूँ 0.0000003, ठीक है, देखो जब इसको ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 5.62
8.3। क्या मेरा स्टार्टिंग वैल्यू चेंज हुई? एज इट इज है कि नहीं है? अच्छा, इसमें आपने एक वैल्यू और जोड़ दी भाई, इसमें आपने एक वैल्यू इसमें आप और जोड़ दे रहे हो भैया, लो भैया 0.0000002, इसको जोड़ो तो कितना आएगा? 5.632832 आएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब भाई इसमें आप फिर भी कुछ जोड़ दोगे, अगर आप और छोटी वैल्यू जोड़ते जाओगे, जो हर बार वैल्यू छोटी से छोटी होती जा रही है, तो वो इसमें कुछ चेंजेस करेगी क्या? नहीं करेगी बेटा, वो इसके आगे बढ़ती जाएगी, पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है वहां पे एडिशन होता जाएगा, बट आगे मेरा कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा। क्या आपको समझ में आया नहीं आया? और अगर आखिरी जो वैल्यूज होंगी वो अगर टेंडिंग टू जीरो है, तो आप समझ सकते हैं वो इतनी छोटी होंगी कि उनका इफेक्ट सबमिशन करने के बाद भी कुछ नहीं क्रिएट होगा। ठीक है, तो वो हमारी होती है डाइवर्जेंस सीरीज। क्या सभी को समझ में आ गया मैंने क्या बोला? हाँ जी, इसके बारे में हमने पहले भी सैंडविच के अंदर भी बोला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, मेथड क्या होगा बेटा? अब मेथड देखिए कि हमें करना कैसे है। चेंजेस मैं बता रहा हूं, समेशन को बेटा हम रिप्लेस कर देंगे इंटीग्रेशन से। ठीक है, n बाई आर को रिप्लेस करेंगे x से, जो अभी मैंने आपको बताया था। 1/n को रिप्लेस करेंगे dx से। ठीक है, यही मैंने अभी आपको बताया था। काम की बात समझना, लिमिट कैसे लगाएंगे? लिमिट तो बेटा यहाँ पे तो लिमिट का काम कर रहे हैं, ये साइन और ये साइन, ये वाला और ये वाला। तो जो ऊपर वाला है वो ऊपर वाले का काम कर रहा है, नीचे वाला नीचे वाला काम कर रहा है, तो वो इसका इनसे कंपैरिजन कैसे करूं? तो जरा देखना बेटा, लिमिट कैसे लगाएंगे? बेटा लिमिट जो होगी, जो आपकी अपर लिमिट होगी, वो क्या होगी? अपर वैल्यू ऑफ आर की अपर वैल्यू बेटा इधर क्या है जरा देखना, इधर बेटा आर की अपर वैल्यू है मेरे पास n। क्या है? n। क्या है? n। ठीक है, तो अपर वैल्यू ऑफ आर अपॉन n वेयर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अपर वैल्यू ऑफ r अपॉन r। ठीक है, सिमिलर में n गोज टू इंफिनिटी लोअर वैल्यू ऑफ r अपॉन r। जैसे अभी जो जस्ट मैंने आपको कंपेयर किया था, अगर मैं उल्टा जाऊंगा तो उल्टा कैसे जाऊंगा? देखो, ये मेरा फंक्शन था। ठीक है, इसकी जगह मैंने लिख दिया dx, इसकी जगह लिख दिया मैंने fx, और यहाँ पे क्या था? r इक्वल टू 1 था, तो मैं क्या करूंगा? इसको 1/n कर दूंगा, इसको भी 1/n कर दूंगा। तो बेटा ये तो कितना आ गया? देखो कट के 1 आ गया, तो देखो मेरी अपर वैल्यू कितनी थी? 1। और n टेंड्स टू 0 पे बेटा ये कितना आ गया? 0 आ गया, तो लोअर वैल्यू आ गई बेटा मेरे पास 0। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? क्या है लिमिट एज ए सम? ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि ये चीजें प्रॉपर तो क्वेश्चन के थ्रू ही समझ में आएंगी। जैसे कि बेटा हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी एज ए लिमिट के तौर पे दे दिया है। ठीक है, बट अगर यही क्वेश्चन आपको लिमिट के तौर पे नहीं होता तो एग्जामिनर इसको ओपन करके देता तो किस तरह देता? इसको ओपन कर देता। वो कैसे लिखता? y इज इक्वल टू लिमिट n गोज टू इंफिनिटी 1/n ब्रैकेट में 1 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? 1 अप 2 अपॉन प्लस प्लस में 3 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या हो जाएगा? n अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, एग्जामिनर आपको इस तरह से क्वेश्चन देता है। ठीक है, लिमिट में आपने जब देखा होगा वर्कशीट अगर आपने सॉल्व की होगी तो आपको लिमिट में ऐसे क्वेश्चन देखने को भी मिले होंगे। ठीक है ना, या फिर आपने कोई फॉरेन ऑथर सॉल्व, वो स्टैंडर्ड बुक सॉल्व, फॉरेन ऑथर नहीं, कोई भी स्टैंडर्ड अच्छी बुक सॉल्व की होगी तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। ठीक है, तो बेटा अगर आप इन क्वेश्चन पे ध्यान से देखें तो पहली बात तो समेशन जा रहा है, जा रहा है नहीं जा रहा? और बेटा n टेंड टू इंफिनिटी करने पे बेटा मेरी सभी टर्म टेंडिंग टू 0 हो रही हैं। देखो ये भी टेंडिंग टू 0 हो रही है, 1/0 0, 1/2 0, 2/0, 0, ये भी क्या है? 0। मतलब सभी टर्म टेंडिंग टू 0 हैं। और स्पेशली जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, मेरी टर्म और ज्यादा छोटी होती जा रही है। क्योंकि अगर मैं बात करूं 1/1 प्लस n स्क्वायर और 1 प्लस इस वाले की अगर मैं बात करूं, दोनों में अगर बात करूं तो ये वाली टर्म इससे ज्यादा छोटी होगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे जब आपकी सभी टर्म टेंडिंग टू 0 होंगी, सभी टर्म टेंडिंग टू 0 होंगी, या फिर आगे बढ़ने पे हम टेंडिंग टू 0 पे जा रहे होंगे, तो बेटा वो किसका क्वेश्चन हो जाएगा? कन्वर्जेंस सीरीज का। इसका मतलब या फिर तो सैंडविच थ्योरम यूज करेंगे या फिर बेटा हम एज लिमिट एज ए सम यूज करेंगे। ठीक है, तो बेटा अब पहली बात तो ठीक है,
अब दूसरी बात, अगर मुझे कन्वर्जन चाहिए तो तीन चीज करनी पड़ेगी। एक तो मुझे r बाई एन चाहिए, ठीक है, और एक मुझे 1 बाई एन चाहिए। अगर आप ध्यान से देखो तो 1 बाई एन तो मेरे पास ये रहा, ठीक है। अब सर r बाई एन नहीं है तो बना लो, कैसे बनेगा सर? बेटा यहाँ से जरा एन स्क्वायर कॉमन लेना। जैसे ही बेटा मैं यहाँ से एन स्क्वायर कॉमन लूंगा तो देखो बाहर बन गया एन, इधर बाहर निकलेगा एन, अंडर रूट में क्या चला गया, आर बाई एन का होल स्क्वायर जाएगा, +1 जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो ये भी क्या बन गया, आर बाई एन। बना के नहीं बना? हाँ जी, ठीक है। अब अगर आपको याद हो तो इसको हम क्या पुट करते हैं, x, ये भी क्या हो जाएगा x, और 1 बाई एन क्या हो जाएगा, dx। तो देखो ये तो हो गया मेरा, ये तो हो गया dx, ठीक है। r बाई एन हो गया x, और अंडर रूट में r बाई एन का स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और अगर हम लिमिट की बात करें तो मैंने कहा था लिमिट का, दोनों लिमिट को n से डिवाइड कर दो, तो ऊपर वाली डिवाइड होगी 2n अपॉन n, और बेटा नीचे डिवाइड होगी 1 अपॉन n। तो 1 अपॉन n वेयर n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये कितना आ गया 0, और ये कितना आ गया 2। तो बेटा ये हमारा आंसर हो गया। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बेटा देखो मल्टीप्लाई है, पहली बात देखो लिमिट को अगर मैं इन्फिनिटी करता हूं तो बेटा यहाँ पे कोई भी मेरे पास कोई चीज ही नहीं बन रही कि भैया भाई कोई लिमिट की फॉर्म बन रही हो, ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि देखो पहली बात तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है फैक्टोरियल n अपॉन n की पावर n होल की पावर 1 बाई n। क्या आपको समझ में आया, नहीं आया? हाँ जी, ठीक है। अच्छा उसके बाद बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा क्या मैं ऊपर में मेरे पास कितने टर्म है, n टर्म है। फैक्टोरियल n होने का मतलब n 1 से लेके n तक का मल्टीप्लाई, और n की पावर n होने का मतलब है बेटा n का n टाइम मल्टीप्लाई, ठीक है। तो उनको अलग अलग कर दूं तो बेटा ये कितना हो गया 1 बाई एन इंटू 2 बाई एन इंटू 3 बाई एन इंटू 4 बाई एन अप टू n बाई एन टू द पावर 1 बाई एन। क्या आपको दिखा मल्टीप्लिकेशन जा रहा है, ठीक है। और हर एक टर्म लगातार छोटी होती जा रही है, क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, ठीक है। और n के इन्फिनिटी पुट करने पे ये भी टेंडिंग टू जीरो, ये भी टेंडिंग टू जीरो, ये भी टेंडिंग टू जीरो, ये भी टेंडिंग टू जीरो। तो मैंने भी कहा था कि अगर हर एक टर्म टेंडिंग टू जीरो पे जा रही है तो मैं क्या करूंगा, उस पे इंटीग्रेशन की बात करूंगा। बट अभी सर अभी तो मल्टीप्लाई है, हमने समेशन की बात किया था, तो ठीक है। तो बेटा मल्टीपल है, लॉग लगा दूं, लॉग लगाते इधर क्या हो गया log y, इधर क्या आ गया लिमिट n गोस टू इन्फिनिटी 1 बाई एन, बेटा मेरा आगे आ गया, अंदर क्या हो गया बेटा log 1 बाई एन, अगला प्लस log 2 बाई एन प्लस log 3 बाई एन, आखिर में क्या होगा बेटा log n बाई एन, ठीक है। अब इसको आप जीरो मत करना, ठीक है बेटा, जीरो रहने देना, n बाई एन रहने देना, ठीक है। अब समेशन में से कन्वर्ट कर लो इसमें समेशन में, तो समेशन में कितना हो जाएगा, समेशन r इज इक्वल टू 1 से पहले तो अंदर क्या आएगा log r बाई एन आएगा, क्योंकि n हर बार सेम, ऊपर r चेंज हो रहा है 1 2 3, मैंने कहा था जो चेंज होगा वो मेरा r होता है, ठीक है। तो r बाई एन और r कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से लेके n तक, तो ये जा रहा है बेटा 1 से लेके n तक, ठीक है। और 1 बाई एन का बाहर मल्टीप्लाई। अब मैंने आपसे क्या कहा था, ये वाला बंधु कौन, dx, ये वाला बंधु कौन, x, और लिमिट कैसे लगेगी 1 बाई एन और n बाई एन, n बाई एन कितना आ गया 1, 1 बाई एन कितना आ गया 0। सर 0 कैसे आ गया, बेटा मैंने कहा ना n टेंड्स टू इन्फिनिटी, याद है सभी को, मैंने कहा था n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये क्या हो गया, 2 मिनट होल्ड करिएगा, हाँ जी। तो बेटा मेरे पास आ गया, ये तो लिमिट आ गई 0 से लेके 1 तक, तो मेरे पास आ गया 0 to 1 log x dx, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन करना जानते हैं, कितना होगा x log x माइनस x, 0 से लेके 1 तक, वैल्यू पुट कर दिया। अब बेटा यहाँ पे एक चीज और समझना जरा आप, कि सर जब मैं वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है, तो पहले 1 पुट किया, तो log 1 कितना होता है 0, ये हो गया 1, तो 0 माइनस 1, माइनस में सर मैं जब मैं 0 पुट करूंगा तो सर log के डोमेन में तो 0 होता ही नहीं है, अभी बताया था। बट बेटा एक बात ध्यान रखो, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये जो है ये क्लोज और ओपन दोनों की तरह बिहेव कर सकता है हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और अगर बेटा मैं इसको 0 ओपन बोलता हूं तो मैं इसे क्या बोलूंगा 0 प्लस। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? और हम सभी जानते हैं लॉग जो होता है, लॉग 0 नहीं होता, लॉग 0 प्लस होता है, और वो क्या होता है, वो होता है माइनस इन्फिनिटी। क्या सभी को क्लियर हुआ, नहीं हुआ? वो क्या होता है
माइनस इन्फिनिटी, तो सर उससे क्या फायदा होगा बेटा? उससे ये फायदा होगा कि अगर मैं इसको वो एनलेस करता हूं, अगर मैं इसको माइनस इन्फिनिटी बोलता हूं, तो ये क्या है? जीरो। तो बेटा कौन सी फॉर्म बन गई? जीरो इंटू इन्फिनिटी, और हम जानते हैं जीरो इंटू इन्फिनिटी लिमिट की फॉर्म है। क्या समझ में आया? तो बेटा ये कितना आ गया देखो, हाँ बेटा लिमिट लग गई। तो हम तो जानते हैं जीरो इंटू लॉग होता है, तो लॉग भाई सब तो नीचे नहीं जाते, फिर कौन नीचे जाता है? पड़ोसी। पड़ोसी कौन है? एक्स। तो एक्स बाई नीचे गया। अब x नीचे गया तो 1/0 इन्फिनिटी हो गया। फॉर्म कौन से आगे? इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। क्या करूंगा? लॉपिटल LH डिफरेंशिएट कर दिया तो 1/x और ये -1/x। बेटा फिर से अगर मैं करता हूं तो ये कितना हो गया बेटा? ये x ऊपर जाएगा, एक तो कट गया, एक ऊपर गया, वो हो गया 0। तो बेटा ये केचुअल में कितना आ गया? ये आ गया log y चल रहा था, ध्यान रखिएगा क्या चल रहा था? log y। log y इज इक्वल टू 1, दैट इज y इज इक्वल टू 1/e। क्या सभी को समझ में आ गया? y इज इक्वल टू 1/e। किस क्वेश्चन का? फैक्टोरियल n टू द पावर 1/n अपॉन n वेयर n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब बेटा कोई कह सकता है कि ये क्वेश्चन भाई आपका इंटीग्रेशन का है? ना ही कोई इधर कह ही नहीं पाएगा भाई इंटीग्रेशन का है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी तो और क्वेश्चन कराऊंगा, उनमें तो और ज्यादा प्राण सुखेंगे आपके। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बेटा यहाँ पे छोटा सा मैंने कॉन्सेप्ट लिखाया है। कॉन्सेप्ट पहला बात तो है कि बेटा अगर लिमिट कभी भी जीरो इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म की बन रही है कभी भी, तो याद रखना ऑलवेज जीरो होती है, निकालने की जरूरत नहीं है, टाइम बचाओ। ठीक है। दूसरा बेटा मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो भी आपने बोला था कि इसका मतलब क्लोज और ओपन दोनों होता है, जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे ले लेंगे। मान लो ए पे डिफाइन नहीं है, ए और बी पे मान लो फंक्शन मेरा डिफाइन नहीं है, तो मैं ए प्लस एच और बी माइनस एच ले लूंगा, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ। अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने बेटा, अंडर आर इज इक्वल टू 1, ये एन है, ध्यान रखना ये एन है। क्या है? एन, हाँ। आर एन इक्वल टू इन्फिनिटी अंडर रूट 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 डॉट 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 रूट एन अपॉन एन रूट एन। एंड बेटा देखिए पहले तो मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन को समेशन में लिखिए, तो समेशन में क्या होगा? समेशन ऊपर क्या जा रहा है बेटा? देखो ऊपर जा रहा है रूट एन, नीचे क्या जा रहा है? एन अपॉन रूट एन, तो लिख दो इसको। अब देखो अंडर रूट आर बाई एन एक साथ और 1/n एक साथ, ये क्या हो गया? dx, ये क्या हो गया? और रूट एक्स, लिमिट 1/n और n/n, तो 0 से लेके 1 तक। तो बेटा ये कितना आ गया? 2/3 x की पावर 3/2। तो बेटा मेरा आंसर आ गया 2/3। बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, समझिएगा। 1 अपॉन लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 1/n प्लस 1 प्लस 1/n प्लस 2 डॉट 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 1/4n 1/4n। बेटा देखिए पहला काम समेशन में लिख दीजिए। तो बेटा पहली बात तो इस 4n को मैं कैसे लिखूंगा? इसको बेटा मैं लिखूंगा n प्लस 3n। भाई जब सब n प्लस में लिखे हुए हैं तो ये कौन सा अलग से आया भाई? ये भी तो सी सीक्वेंस में है ना, तो उसको लिख दो n प्लस 3n। तो बेटा ये कितना आ गया बेटा? मेरे पास आ गया समेशन r इज इक्वल टू 1 टू लास्ट में 3n 1/n प्लस r। अब मैंने कहा था कि आपको n/r और 1/n चाहिए, कैसे निकलेगा? इस पूरे में से बेटा n कॉमन ले लो, तो 1/n तो बाहर आ गया, ये n मेरा 1 हो गया और बेटा ये r/n हो गया। होगा नहीं होगा? अब फिर से वही बात, लिमिट अप्लाई कर दूं, तो ये r/n, ये 3/n, अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 0, ये आ गया बेटा 1/x और ये हो गया dx। तो आंसर कितना आया? ln 1 प्लस x लिमिट 0 to 3, तो बेटा ये आ गया ln 4, दैट इज 2ln 2। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है अगला, मैंने ज्यादा नहीं थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बेटा? लिमिट n गोज टू इंफिनिटी साइन पाई अपॉन 2n इंटू साइन 2 पाई अपॉन 2n इंटू साइन 3 पाई अपॉन 2n डॉट 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 साइन n माइनस 1 पाई अपॉन 2n टू दी पावर 1/n। बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे मेरा n इंफिनिटी जा रहा है, तो देखो ये टर्म सबसे स्मॉलेस्ट, फिर टर्म बढ़ती जा रही है, और देखो ये टर्म क्या है? टेंडिंग टू 0, ये भी टेंडिंग टू 0, ये भी टेंडिंग टू 0, है कि नहीं है? ठीक है, तो फिर से देखो छोटे से बढ़ रही है। ठीक है, मतलब उल्टा लिखा हुआ एक तरह से कन्वर्जेंस सीरीज को। ठीक है, तो बेटा मैंने कहा था पहली बात तो कन्वर्जेंस सीरीज बन रही है, दूसरी बात बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने कहा था एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हो तो दोनों में काम चल जाएगा। तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या करूंगा? पहला काम लॉग ले लिया, तो ये कितना आ गया? लॉग बाई इज इक्वल टू लॉग 1/n। आगे चला गया बेटा, एक बात ध्यान रखना, अगर मल्टीपल में कभी भी मतलब अंदर मल्टीपल है और पावर में 1/n है, अंदर मेरा मल्टीपल है और पावर में 1/n है, तो बेटा इसमें ये वाला मेथड लगने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो तो पावर में 1/n हमने
उधर क्या बोलते हैं लिमिट के अंदर 1 टू दी पावर इंफिनिटी पे देखी थी, याद है ना, पावर 1/n। तो बेटा वहां पे ऑलवेज 1 के आगे fx हुआ करता था, याद आया, तब 1/n हुआ करता था। ठीक है, याद है सभी को? हाँ। और बेटा यहाँ पे जो है बेटा, यहाँ पे fx इंटू जी मिलेगा, मतलब बीच में मल्टीप्लाई मिलेगा, एडिशन नहीं मिलेगा, ये सब मल्टीप्लाई मिलेगा पूरे फंक्शन का, ऊपर पावर 1/n मिलेगा। तो जैसे ही मैं इनको मल्टीपल को हटाने के लिए लॉग लाऊंगा ना, तो पावर मेरा आगे आ जाएगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा ये भी एक पहचान होती है आपका लिमिट एज ए सम की, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये 1/n हो गया, लॉग की सीरीज चल गई, समेशन में डाल दिया, समेशन r इज इक्वल टू 1 to n - 1। अंदर क्या मिल गया बेटा? अंदर मुझे मिल गया साइन r पाई अपॉन 2n। ठीक है, अब लिमिट लगा दी बेटा। बेटा लिमिट ऊपर n से डिवाइड कर दो, तो ऊपर क्या होगा देखो, ऊपर हो जाएगा 1 - 1/n। अब जैसे ही n इंफिनिटी, तो ये तो क्या हो गया 0, मुझे क्या मिल गया 1 - 0, दैट इज अपर लिमिट इज 1 और लोअर लिमिट 0। ठीक है, अंदर क्या हो गया, लॉग में साइन पाई x/2 dx। ठीक है, अब बेटा एक बात ध्यान रखिएगा कि पहली बात तो लॉग्स आपके पास, आपके हम पढ़ेंगे कि कभी भी अगर लॉग साइन के अंदर कुछ भी होना, तो आपको अंदर वाले फंक्शन को ऑलवेज टी मान लेना है, ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, ऑलवेज आपको अंदर वाले फंक्शन क्या मान लेना है, टी मान लेना है। ठीक है ना, जैसे ही बेटा मैं अंदर वाले को टी मानूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा देखो, मुझे मिल जाएगा dx इज इक्वल टू 2/पाई dt मिलेगा। अब बेटा जब देखो एक बात और समझिएगा कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, तो बेटा आपकी जो डेफिनेट में जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं बेटा, तो बेटा हमारी लिमिट भी सब्स्टिट्यूट को हमको चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि जो ओरिजिनल लिमिट थी बेटा वो x के ऊपर थी, किसके ऊपर, x के ऊपर। ठीक है, बट जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो इसका मतलब आप x को रिमूव कर रहे हो, x को रिमूव कर रहे हो, तो बेटा आपको लिमिट को भी t के अकॉर्डिंग, नए फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि मैं इधर की बात करूं, अगर मेरा x 0 होगा, जो लोअर लिमिट है, तो t भी क्या होगा, 0 होगा। तो दोनों की लोअर लिमिट क्या जाएगी, इसकी भी नए नए फंक्शन की लोअर लिमिट क्या होगी, 0। ठीक है, अच्छा इधर अपर लिमिट क्या है, 1। तो बेटा जब मैं x को 1 डालूंगा तो मेरा t कितना हो जाएगा, π/2। इसका मतलब मेरी अपर लिमिट क्या हो जाएगी, π/2। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? ठीक है, अब बेटा एक बात ध्यान रखना, 0 to π/2 log sin t dt। ठीक है, इसके बेटा हम आगे पढ़ेंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका वैल्यू होती है -π/2 log 2। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो दोनों इसके बाद लॉग से दोनों नेगलिफाई, मेरा आंसर आ गया y = 1/2। क्या क्लियर? लास्ट में बेटा हमने रिजल्ट यूज किया है, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं, तो मैंने सीधे रिजल्ट यूज कर दिया है। ठीक है ना, चलिए आज आगे बेटा मैं आपको 2 क्वेश्चन, आज की क्लास ओवर, 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, लिमिट n goes to infinity n upon √n, ब्रैकेट में 3√1 + 4√n प्लस n upon 2√n, ब्रैकेट में 3 into √2 + 4√n, n upon ब्रैकेट में 3√n, 3√3 + 4√n का होल स्क्वायर, लास्ट में क्या होगा, √n अपॉन n, ब्रैकेट में 3√n अंदर 4 + √n का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्चुअल में लास्ट टर्म को कई जगह इस तरह भी देखने को मिल सकती है, 1/49 n की पावर 3/2, आपको इस तरह से भी लास्ट टर्म देखने को मिल सकती है। ठीक है, या इस तरह से भी मिल सकती है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक तो ये क्वेश्चन का आपको करना है। दूसरा बेटा एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, थोड़ा भारी क्वेश्चन है, ट्राई कर सको तो करना। इफ fx इज इक्वल टू लिमिट n गोज टू इंफिनिटी x टू दी ब्रैकेट में n टू दी पावर n, ब्रैकेट में n + n+n/2 + x + n/3 + x डॉट 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 1 + x अपॉन में फैक्टोरियल n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, n/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, n/3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डॉट 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 1 अपॉन x 1 + x स्क्वायर होल की पावर x/, है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो पहली बात तो सैंडविच आपको दिख जाएगी, कैसे दिख जाएगी, मैंने कहा था मल्टीपल हो रहा हो और पावर में 1/n हो, इसका मतलब आपकी लिमिट एज ए सम है। याद आया, नहीं आया? ठीक है, लिमिट एज ए सम है। और दूसरी बात, अंदर वाला फंक्शन टेंडिंग टू इंफिनिटी हो रहा है, क्यों सर, ऊपर तो n है, इंफिनिटी हो रहा है, पर बेटा नीचे तो n स्क्वायर है ना, तो सर उससे क्या करूं, अब वो आपको सोचना पड़ेगा कि जितनी भी हमने फॉर्म देखी, हमने बेटा r/n देखा और 1/n देखा, हमने n ऊपर नहीं देखा। ठीक है, अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि इसको मैं कैसे एनालिसिस करके क्या करूं कि मेरा काम बन जाए।
क्योंकि जो भी हमने फॉर्म देखी वो r/n की देखी, जो कन्वर्जन में देखा, और एक 1/n देखा। ठीक है, तो आज के 2 क्वेश्चन में ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ। अगली क्लास जो भी होगी बेटा उसको हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए ओके बाय।